फोटो को देखते ही आसवी हक्का बक्का हो जाती है। घनश्याम जी दिलदार सिंह से मिले हुए हैं। उन्होंने ये सब किया नहीं, जरूर कोई दूसरी बात होगी। वह ऐसे इंसान नहीं है। मंजीत मैम, यही आदमी है जिसने ट्रक का ब्रेक फेल किया था। ये एक वकील है और ये यदभूषण की तरफ से है। क्या वही यदभूषण जो दिलदार सिंह का दुश्मन है? यस मैम। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? जानकारी में तो था कि ब्रेक खुद दिलदार सिंह ने फेल करवाया था, तो उसके जानी दुश्मन यदभूषण के वकील घनश्याम जी कैसे ये काम कर सकते हैं? अब तो सब कुछ घनश्याम जी से मिलने के बाद ही पता चलेगा। आसवी, मंजीत व दो हवलदार घनश्याम जी के यहाँ निकलते हैं। जैसे ही आसवी जीप में बैठती है, उसे लगता है कि पेड़ के पीछे से कोई उस पर नजर रख रहा है। वह दौड़कर पेड़ के पीछे जाती है, पर वहाँ कोई नहीं है। मंजीत पूछता है, क्या हुआ मैम? आसवी, जिस जगह की मैंने तुमको सीसीटीवी फुटेज कहा था, वह मिली या कल आएगी? मंजीत, नहीं मैम, वह पब्लिक प्लेस है, तो सीसीटीवी फुटेज आसानी से मिल गई। मैंने सुबह ही दो हवलदारों को भेज दिया है। 12 घंटे में वह लोग आ जाएंगे। ठीक है, चलो। कुछ ही देर में घनश्याम जी के घर पहुंच जाते हैं। घनश्याम जी दरवाजा खोलते हैं। वहां आसवी को पुलिस की वर्दी में देखकर व कुछ पुलिस वालों को साथ में देखकर वह समझ जाते हैं कि क्या हुआ है। वह खुद ही अपना हाथ आगे कर देते हैं। उनके इस तरह से अचानक हाथ आगे करने पर आसवी उनकी आंखों में देखने लगती है। उनकी आंखों में लाचारी साफ साफ नजर आ रही थी। आसवी मजबूर थी। वह घर के अंदर चारों तरफ देख रही थी। घनश्याम जी कहते हैं, बेटा चंचला स्कूल गई है। मुझे अरेस्ट करने में तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी आपकी मजबूरी क्या थी जो आपने ऐसा किया। आसवी पुलिस स्टेशन में घनश्याम जी की तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए बोली, मैंने ये काम अपनी मर्जी से किया है। घनश्याम जी बोले, अंकल, जब तक आप हमें ये नहीं बताएंगे हम आपकी मदद कैसे कर पाएंगे? और अगर आपने ये काम अपनी मर्जी से किया है तो मुझसे नजरें मिलाकर कहिए कि आपने ये सब किसी दबाव में नहीं किया। घनश्याम अंकल, आपका पूरा परिवार है, नन्ही सी बेटी चंचला है, उसके बारे में सोचिए। प्लीज आप मुझे पूरी बात बताइए। मैंने कहा ना, मैंने जो किया है अपनी मर्जी से किया है। मुझे अंदर डालो और जाओ अपना काम करो। घनश्याम जी गुस्से में बोले, मैं जानती हूँ आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं कानून के हाथों मजबूर हूँ। आसवी घनश्याम जी को जेल के अंदर डालकर उनके बारे में सोचते हुए चिंतित थी। मैम, जो सीसीटीवी फुटेज आपने मंगवाई थी वह आ गई। इंस्पेक्टर मंजीत अंदर आते हुए बोले, ठीक है, ओपन करो। मंजीत सारी सीसीटीवी फुटेज ओपन करते हैं। मैम, ये तो पब्लिक प्लेस है, बहुत सारे लोग हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें लगता है कि हमें दूसरे तरीके से उस बारे में पता करना होगा। ठीक है, बंद कर दो। आसबी ने माथे पर उंगलियों को फिराते हुए बोली। तभी अचानक से, एक मिनट मंजीत, सारी सीसीटीवी फुटेज ओपन करो। फिर से मंजीत ओपन करता है। इस लड़की के हाथ पर जूम करो, ये देखो कट का निशान है। ये लड़की सभी फोटोज में मेरे आसपास नजर आ रही है। आसबी तुरंत बोली, मैम, इसकी डिटेल्स न्यूज में दे दूं? नहीं मंजीत, इससे ये अलर्ट हो जाएगी। हमें लगता है कि ये दिलदार सिंह की चाल है। हम इसका पता कर लेंगे। तुम घनश्याम जी की सुरक्षा का इंतजाम करो, यहाँ से कोई नहीं हटना चाहिए। घनश्याम जी की जान को खतरा है। जरूर दिलदार उन्हें मारने की कोशिश करेगा। वह यहाँ के नामी वकील हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैम, कोई आपसे मिलने आया है, एक हवलदार ने अंदर आकर कहा। कुछ ही मिनट में श्लोक अंदर आ गया। आसबी श्लोक से पूछती है, तुम यहाँ कैसे? श्लोक बताता है, बस कुछ खाना था, बहुत भूख लगी है, चलो बाहर खाते हैं। बट रियलिटी ये थी कि वहाँ आसबी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, क्योंकि आसबी पूरे टाइम बस अपने काम में ही बिजी रहती थी। इसलिए वह आसबी को बाहर ले जाकर घुमाना चाहता था, पर आसबी मना कर देती है और कहती है कि अभी बहुत काम है, हम फिर कभी चलेंगे। इस लोक मुंह बनाकर कहता है, चलो ठीक है, फिर मैं प्रतिष्ठा भाभी और युगांत भाई को कॉल करके कह देता हूँ कि तुम नहीं आ रही हो। आसवी युगांत व प्रतिष्ठा दी को मना नहीं कर सकती थी, तो इस लोक के साथ चल देती है। एक रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद आसवी इस लोक से प्रतिष्ठा व युगांत के बारे में पूछती है, तो श्लोक मुंह बना देता है, इसका मतलब तुम झूठ बोलकर मुझे यहाँ पर लाए? आसवी ने हल्का गुस्सा दिखाते हुए कहा।
क्या करता मिस मैडम? आपको तो हम नए दोस्तों के लिए फुर्सत ही नहीं थी, तो बहाना बनाने के अलावा क्या करता मैं? अब नखरे ना दिखाओ, आओ बैठते हैं। और जैसे ही आसवी बैठने को होती है, इस लोग जल्दी से पैर से उसकी चेयर आगे बढ़ा देता है और तुरंत उछलकर आसवी को साइड करता है। ठीक तुरंत एक गोली आकर वहीं सामने दीवार में धंस जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाता है। सब इधर से उधर भागने लगते हैं और एक कोने में सत्यम खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। आसवी तुरंत पुलिस स्टेशन फोन करके सभी को आने को कहती है। वहाँ डर का माहौल था। दरअसल ये सब सत्यम का प्लान था कि जैसे ही सारे पुलिस स्टेशन से यहाँ चले आएंगे, वहाँ जाकर घनश्याम जी की हत्या कर देगा, जिससे उसके पिता दिलदार सिंह के खिलाफ वह कोई बयान न दे पाए। और वह अपने इस साल में कामयाब हो गया था। इस लोक भी गुंडों से भिड़ गया था। तभी एक गुंडा चाकू लेकर आसवी की तरफ फेंका। इस लोक आगे आ जाता है और चाकू उसके हाथ में लग जाता है। आसवी तुरंत दौड़कर उस गुंडे को चेयर उठाकर मारती है, जिससे गुंडा गिर जाता है और आसवी उसे लेकर एक दीवार की आड़ में खड़ी हो जाती है और चिल्लाने लगती है, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे लिए अपनी जान खतरे में डालने की? देखो कितना खून बह रहा है। आसवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने आंसुओं को पोंछती हुई इधर उधर देखकर एक कपड़ा लाकर इस लोग के घाव पर बांधती है और अचानक से उसके गले लगकर रोने लगती है। अरे मैं ठीक हूँ पागल, मुझे कुछ नहीं हुआ। इस लोग उसके सर को सहलाते हुए बोला, तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? इस लोग, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी पाती? आसवी लगभग रोते हुए बोली, मैंने अपनी जान इसलिए खतरे में डाल दी कि मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकता था। और मिस आसवी मैडम, जरा ये बताइए कि ये मुझे कुछ हो जाता तो जी नहीं पाते, इसका मतलब प्यार तो नहीं हो गया मुझसे? आसवी मन में सोचती है, प्यार तो पहली नज़र में हो गया था इस लोक, और मैं प्यार कभी नहीं कर सकती। मैं किसी के प्यार के लायक ही नहीं हूँ। इस लोक, क्या हुआ आसवी? सो तो नहीं गई? देखो सारा माहौल शांत हो गया है और गुंडे भी सब चले गए। आसवी चारों तरफ देखती है और इंस्पेक्टर मंजीत से कहती है, पता लगाओ वह गुंडे कौन थे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब अचानक कहाँ चले गए। ये सब उस दिलदार सिंह, एक मिनट, गाड़ी निकालो मंजीत, जल्दी गाड़ी निकालो, कहती है। आसवी मंजीत व श्लोक के साथ तुरंत बैठकर पुलिस थाने आती है और वही हुआ जिसका डर था। हवलदार घायल अवस्था में गेट के पास पड़े हुए थे। आसवी भागकर अंदर जाती है। सभी फाइलें इधर उधर फेंकी हुई थीं और घनश्याम जी के लॉकअप का ताला टूटा हुआ था। आसवी तुरंत इस लोग को घर जाने को कहकर मंजीत के साथ निकलती है, लेकिन इस लोग के जबरदस्ती करने पर वह उसे भी अपने साथ ले जाती है। वह गुस्से में दिलदार सिंह के यहाँ पहुँचती है और आगे रास्ते में जो भी आता उसे मारते हुए अंदर पहुँचती है। इस लोग उसकी बहादुरी को देखकर बहुत गर्व फील करता है। आसवी का तुरंत दिलदार सिंह के आदमियों से हड़क कर उसके बारे में पूछती है, तो दिलदार सिंह सीढ़ियों से नीचे आता है और कहता है कि आप यहाँ कुछ काम था क्या? आसवी गुस्से में उसके पास जाती है और उसका कॉलर पकड़कर कहती है, घनश्याम जी कहाँ हैं? अगर उनको कुछ हो गया तो तेरा एनकाउंटर मैं करूंगी। इस वक्त आसवी काफी गुस्से में थी। अरे मैडम जी, हमें क्या पता कौन घनश्याम? दिलदार सिंह अपना कॉलर छुड़ाते हुए बोले, ज्यादा बनने की कोशिश ना करो, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। अगर उन्हें कुछ हो गया तो आसवी की बात पूरी भी नहीं रहती है कि एक लड़का अंदर आते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड से इस तरह बात करने की? आसवी उसे ऊपर से नीचे तक घूरती है। जाइए यहाँ से, हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता। तुम जानती नहीं हो कि हम कौन हैं? वह लड़का गुर्राते हुए बोला, जानते हैं, इस कुत्ते की औलाद है और इसी की तरह तू भी कुत्ता है। मैडम, वह लड़का तेज से बोलता है। वह कुछ आगे बोलता इससे पहले ही इस लोग तेजी से बोला, ओ हेलो मिस्टर, तमीज से बात करो। एक सरकारी ऑफिसर से कैसे बात करनी चाहिए, इसकी तमीज नहीं है क्या? मुझे तमीज सिखाने वाले की तारीफ, वह लड़का बोला। इस लोग कुछ बोलता इससे पहले ही आसवी उसे चुप रहने का इशारा करती है और 24 घंटे में घनश्याम जी को सुरक्षित पुलिस स्टेशन पहुंचने की वार्निंग देकर वहां से चली जाती है। इंस्पेक्टर मंजीत पूछते हैं, कौन था वह लड़का? तो आसवी बताती है, वह दिलदार सिंह का बड़ा बेटा सम्राट है। इधर जितना कुछ दिलदार सिंह के घर में हुआ वह सब सत्यम अपनी खिड़की से देख रहा था।
वह क्या चीज़ है भाई, साला हर बार एक नया झटका देकर जाती है। इसे तो मैं अपना बनाकर रहूंगा। वह एक कुटिल मुस्कान हंसता है और नीचे आकर बाहर श्रेया से मिलने चला जाता है। आस भी बहुत परेशान होती है। वह अदभूषण के यहाँ जाकर घनश्याम जी के बारे में पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। वह दिलदार सिंह के फार्म हाउस पर जाकर पता करती है, लेकिन वहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। मंजीत, अगर घनश्याम जी को कुछ हो गया तो पूरी पुलिस फोर्स बदनाम हो जाएगी। एक बहुत बड़ा केस बन सकता है। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। इस लोक आसबी की ये हालत देखकर बहुत दुखी था। आसबी कई बार उसे जाने को कहती है, पर वह नहीं जाता। उसे पता था कि इस वक्त आसबी को उसकी जरूरत है। वह आसबी के हर कदम पर उसका साथ दे रहा था। आसबी के दिल में भी इस लोक के लिए बहुत प्यार था, पर उसका अतीतों से प्यार करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। घनश्याम जी का पता नहीं चल पाता है। सब जगह नाकाबंदी करके, हर जगह पब्लिक प्लेस, दिलदार सिंह के होटल, फार्म हाउस, सब जगह सिविल ड्रेस में पुलिस वाले घूमते हैं, पर कहीं कुछ नहीं पता चल पाता। शाम को आस भी घर पहुंचती है। इस लोग उसे अपनी बाइक से छोड़ने आता है। आस भी बिना कुछ खाए पिए सीधे अपने रूम में आ जाती है। सभी लोग इस लोग से पूछते हैं कि क्या हुआ आसबी को। इस लोग सोचता है कि सब फालतू में परेशान हो जाएंगे। अगर उन्हें पता चला कि आज आसबी के ऊपर हमला हुआ तो वह झूठ बोल देता है कि शायद किसी केस को लेकर प्रॉब्लम हो। उसकी गाड़ी पंचर हो गई थी, रास्ते में मुझे मिली तो मैं ड्रॉप करने चला आया। वह जाते जाते एक बार और आसबी से मिलना चाहता था, इसलिए वह आसबी के रूम में जाता है तो आसबी चिंतित बैठी हुई आंखें बंद किए थी। वह जानता था कि आसबी बहुत ही परेशान व बेचैन थी। उसे खुश देखना चाहता था, पर वह चाहकर भी वहां ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। आसबी, तुम ठीक तो हो? इस लोक अंदर आते हुए बोला। आसबी उठते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, बस सर दर्द हो रहा था, लेकिन मैं ठीक हूँ। मेडिसिन दूँ? इस लोक बोला। वह कुछ बोलती इसके पहले ही उसका फोन बजने लगा। 1 मिनट कहकर वह फोन रिसीव करती है। हेलो आसबी दी, मैं चंचल बोल रही हूँ। याद है आपको, आप मेरे बर्थडे पार्टी में आई थीं। चंचला की आवाज़ सुनते ही आसबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ परी बोलो, वह बोलती है, पर वह जानती थी कि चंचला उससे क्या पूछेगी। वह चंचला से बात नहीं करना चाहती थी। मम्मी बता रही थी आज आप पापा को लेकर गए हैं अपने साथ। चंचला मासूमियत से बोली। तो अब तक आंसू आसबी की आंखों से बाहर आ गए। वह लगभग धीरे से बोली कि हाँ, आपके पापा मेरे साथ हैं। हम बहुत जल्द उन्हें आपके पास ले आएंगे। बस कुछ दिनों की बात है। क्या मेरे पापा आपके साथ गंदे अंकल को मारेंगे? चंचला ने पूछा। हाँ बेटा, आपके पापा बहुत बहादुर हैं। वह सारे गंदे अंकल को सजा देंगे। आसवी अपने आंसुओं को मुश्किल से रोकते हुए बोली। मैं भी जब बड़ी हो जाऊंगी ना दी, तो आपके साथ गंदे अंकल को पकड़ लूंगी। अच्छा दी, कल ना मेरे पापा का बर्थडे है, तो आप कल उन्हें घर ले आइएगा, फिर उनको लेकर चले जाइएगा। चंचला खुशी से चहकते हुए बोली। ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, कल आपके पापा को घर भेज दूंगी। इतना कहकर आसवी बिना चंचला की बातें सुने फोन रख देती है। इस लोग के गले लगकर रोने लगती है। इस लोग, अगर अंकल को कुछ हो गया तो मैं चंचला को क्या जवाब दूंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर अंकल मुझे बता देते तो शायद आज जो हो रहा है वह ना होता। वह इस लोग को पकड़कर रोती ही रहती है। इस लोग उसे शांत कराता है। आज भी सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी आज बहुत कुछ हो चुका है, तुम आराम करो। अगर तुम चाहो तो मैं यहीं रुक जाऊं। नहीं श्लोक, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। आसवी उससे अलग होते हुए बोली। सॉरी, बस वह थोड़ा सा। कोई बात नहीं आसवी, मैं चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और खाना खा लेना। तुम्हें इस तरह परेशान देखकर अंकल आंटी भी परेशान हो जाएंगे। इस लोग आसवी को समझाकर वहां से चला जाता है, पर उसका दिल आसवी की तरफ ही रहता है। वह बाइक से घर आता है। रास्ते भर में सिर्फ आसवी का ही ध्यान करते हुए आता है, और फिर अचानक से बाइक मोड़ देता है और घर न आकर सीधे दिलदार सिंह के घर पर आता है। वह चुपके चुपके घर में जाने की कोशिश करता है। वह किसी भी हाल में घनश्याम जी को ढूंढना चाहता था, लेकिन जबरदस्त पहरेबाजी के कारण वह अंदर नहीं जा पाता है। तभी वह देखता है कि कुछ लोग घर से बाहर निकलते हैं।
और एक बोरे को घसीटते हुए गाड़ी में रखकर चल देते हैं। वह तुरंत उसका पीछा करता है। कुछ ही देर में गाड़ी उसके सामने से ओझल हो जाती है। आसवी को अभी मुश्किल से नींद आई थी कि उसका फोन बजने लगा। वह तुरंत फोन रिसीव करती है। इंस्पेक्टर मंजीत तुरंत उन्हें पुलिस स्टेशन आने को कहते हैं। आसवी तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ इतनी मीडिया और लोग क्या कर रहे हैं। उसकी गाड़ी की आवाज़ सुनकर तुरंत मीडिया उसके पास पहुंचती है और एक से बढ़कर एक सवाल दागने शुरू कर देते हैं। क्या यही पुलिस है? इतनी नाकारा पुलिस! आपके पुलिस स्टेशन में ये कांड हो गया। तब तक भीड़ को चीरते हुए श्लोक आसवी के पास पहुंच गया। आसवी श्लोक से पूछना चाहती थी कि यहाँ क्या हो रहा है और इतनी रात को मीडिया यहाँ क्या कर रही है, लेकिन वह कुछ पूछ नहीं पाती क्योंकि मीडिया लगातार सवाल पे सवाल कर रही थी कि आपकी जनता खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी जब अपराधी खुलेआम कत्ल कर रहे हैं। आप लोगों को तो नौकरी छोड़ देनी चाहिए। यहाँ आपकी सुरक्षा में रहने के बावजूद वह मारा गया, लेकिन आप लोग चैन की नींद ले रहे थे। आसवी उनकी बातों को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि एक न्यूज रिपोर्टर के सवाल सुनकर उसके कान सुन्न पड़ गए। आपकी सुरक्षा के बावजूद यहाँ के नामी वकील घनश्याम जी की लाश आपके पुलिस स्टेशन में आरोपी छोड़कर चले गए। घनश्याम जी की मौत, ये सुनते ही आसवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। घनश्याम जी की मौत, ये सुनते ही आसवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। हमें तो लगता है कि पूरी पुलिस फोर्स मिली हुई है। फिर एक रिपोर्टर ने कहा। इस लोग मीडिया को हटाते हुए आसवी को लेकर अंदर गया, जहां एक बोरे के चारों तरफ से पुलिस वाले घेरे हुए खड़े थे। आसवी डरते डरते बोरे को खोलती है और उसकी एक तेज सी चीख निकल जाती है। इस लोग तुरंत उसे संभालता है, कुर्सी पर बैठाकर पानी पीने को देता है। बाकी पुलिस फोर्स मीडिया को बाहर ही रोकने का प्रयास कर रहे थे। ये सब कैसे हुआ? आसवी लगभग हकलाते हुए मंजीत से पूछती है। मंजीत, मैम, हम लोग यहाँ पर बैठे थे, तभी एक गाड़ी आकर रुकी और कुछ फेंक कर चली गई। बाहर खड़े हवलदार ने ये सब देखा तो तुरंत हमें इन्फॉर्म किया। हमने बाहर आकर उस बोरे को खोला तो फिर ये सब, फिर पता नहीं कहाँ से अचानक मीडिया वाले आ गए और फिर मैंने आपको इन्फॉर्म किया। आसवी शांति से बैठकर सोचने लगती है। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है और वह फ़ोन रिसीव करती है। हेलो आसवी दी, 12 बज गए हैं। सबसे पहले पापा को मैं बर्थडे विश करती हूँ। अगर आपके आसपास हो तो प्लीज़ 2 मिनट आप मेरी बात करा दीजिए, चंचला बोली। आसवी के गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसकी पूरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वह फ़ोन रख देती है और तुरंत रोते हुए बाहर आती है। इस लोग उसके पीछे आता है। मीडिया तुरंत आसवी को घेर लेती है। आपके पास कोई जवाब है? ये सब कैसे हुआ? किसने किया? आसवी कहती है कि हम सब बहुत जल्द कातिलों तक पहुंच जाएंगे। बस आप सब कोऑपरेट कीजिए। क्या कोऑपरेट करें मैम? कि आपको पता है इस मर्डर के पीछे कौन हो सकता है? कि आप पुलिस वाले इतने कमज़ोर हैं कि किसी की रक्षा नहीं कर पाए? घनश्याम जी तो आपकी निगरानी में लॉकअप में थे, फिर वहां से कैसे गए? आसवी चीख चीख कर उनके सवालों का जवाब देना चाहती थी, पर इस वक्त उसकी आंखों के सामने चंचला का चेहरा था। खैर, जैसे तैसे मीडिया वालों को वहां से हटाया गया। धीरे धीरे सुबह हुई और आसवी घनश्याम जी की लाश को लेकर चल पड़ी चंचला का सामना करने। इस वक्त उसका दिल इतना रो रहा था कि वह चंचला का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। रास्ते भर खामोश थी और इस लोग की निगाहें बस उसी को देख रही थीं। उसका दिल कह रहा था कि वह आसवी को कसकर गले से लगा ले, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। सफ़र खत्म हुआ और आसवी पहुंच गई चंचला के घर। अपने अंदर बहुत हिम्मत करके वह चंचला के दरवाजे को खटखटाती है। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुलता है। चंचला खड़ी रहती है। वह चंचला से नजरें नहीं मिला पा रही थी। यही हाल सबका था। सबके चेहरे पर खामोशी थी। हर कोई वहां चंचला को देखकर, उसकी मासूमियत मुस्कान को देखकर ये बताने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था कि अब उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। चंचला तुरंत आसवी के गले लग जाती है। अब आसवी की हिम्मत का बांध टूट जाता है और वह चंचला को गले लगाकर रोने लगती है। चंचला की मम्मी सुनीता को समझ में नहीं आ रहा था कि आसवी क्यों रो रही है। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से भर जाता है। वह वहां खड़े मंजीत श्लोक सबकी तरफ देखती है। सबकी आंखें नम रहती हैं
क्या हुआ आसवीदी? आप क्यों रो रही हैं? अच्छा, अब समझ आया। मेरे पापा अपना बर्थडे मनाने आ गए और आप गंदे अंकल को नहीं पकड़ पाईं, इसलिए रो रही हैं ना? आसवी हाँ में सर हिला देती है। आसवीदी, आप मत रोइए। बस कुछ देर में पापा आपके साथ चले जाएंगे, फिर गंदे अंकल को पकड़ लेंगे। मेरे पापा बहुत बहादुर हैं। हाँ, सच में आपके पापा बहुत बहादुर हैं चंचला। आसवी दी देखो, आसवी दी, मैंने कितने अच्छे से सब सजाया है। आसवी और सभी कमरे के चारों तरफ से देखने लगते हैं। बैलून से पूरे रूम को सजाया गया था। हर बैलून पर हैप्पी बर्थडे पापा, माई हीरो लिखा हुआ था। स्टूल पर केक रखा हुआ था। आसवी का हाथ पकड़कर चंचला उसे अंदर ले जाती है। ये देखो, मैंने और मम्मा ने मिलकर पापा का फेवरेट लड्डू बनाया है। अभी जैसे ही पापा देखेंगे बहुत खुश हो जाएंगे। आपके साथ नहीं आए क्या पापा? दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह बाहर जाने की कोशिश करती है, पर श्लोक उसे वहीं पर रोक लेता है। चंचला की मम्मी का दिल बहुत तेजी से घबरा रहा था। वह आकर आसवी के कंधे पर हाथ रखती हैं और बोलती हैं कि बेटा, मैंने चंचला को ये नहीं बताया कि उसके पापा को आप अरेस्ट करके ले गई थी। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ। अगर वह नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं चंचला को समझा दूंगी। फिर जब वो घर आएंगे तब उनका बर्थडे मना लूंगी। आप ना परेशान हो आंसू बेटा। आसवी साइड मुंह करके रोने लगती है। श्लोक अंदर आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना देता है। चंचला की मम्मी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो गया इन सबको। आसवी बाहर आती है और कुछ ही मिनट में अंदर आती है और इस बार घनश्याम जी की लाश को लेकर आती है। सुनीता घनश्याम जी की पत्नी बॉडी को देखते ही दहाड़ मारकर रोने लगी और उनकी एक एक दहाड़ें आसवी के दिल को चीर रही थी। वह जानती थी कि कहीं ना कहीं इन सब की जिम्मेदार वह खुद ही है। आसवी सुनीता जी को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत उसे ही थी। चंचला आसवी के पास आती है। अपनी माँ को रोते हुए देखकर वह भी रोने लगती है। सुनीता तुरंत चंचला को पकड़कर तेज तेज रोने लगती है। घबराकर चंचला भी रोने लगी। वहां की चीख इतनी भयानक थी, हर किसी का दिल दहल जा रहा था। सुनीता उठकर सारे केक फेंक देती है, सारे गुब्बारे, सारे डेकोरेशन बिगाड़ देती है और नन्ही चंचला चुपचाप अपने हाथों से उन्हें रोक रही थी। रुको, पापा नाराज हो जाएंगे। सुनीता रो रो कर कहने लगी, मर गए तुम्हारे पापा। चंचला आसवी के पास गई। आखिर जो आसवी नहीं चाहती थी वही प्रश्न उसने आसवी से पूछा। आसवी दी, क्या मेरे पापा मर गए? ये सुनकर आसवी का पूरा रोम रोम कांप उठा। तुरंत वहां से रोते हुए भागी और भागती रही। उसके पास कितने ही सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह तब तक भागती रही जब तक उसकी सांसें नहीं फूल गईं और एक सुनसान मैदान में आकर जमीन पर बैठकर तेजी से चिल्लाई। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। श्लोक उसके पास बैठ गया। उसने श्लोक की तरफ देखा, फिर फूट फूट कर रोने लगी। जितना रोना है रो लो, अपने आंसुओं को बह जाने दो, क्योंकि वह जानता था कि अगर आसवी नहीं रोएगी तो यही आंसू उसे तोड़ देंगे। वह तब तक उसे अपने सीने से लगाए रहा जब तक वह खुद अलग नहीं हुई। ये सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी गलती है। वह नन्ही सी बच्ची कितना खुश थी, मेरी लापरवाही ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। हमसे चंचला कितनी, जब वह आसवी इतना रो रही थी कि वह सही से बोल भी नहीं पा रही थी। इस लोग की आंखों में आंसू आ गए। उस वक्त उसे आसवी को घर ले जाना सही लगा। वह किसी तरह आसवी को समझाकर घर ले आया। धीरज ने आसवी को देखा तो उसकी ऐसी हालत देखकर उसने तुरंत गोपाल, अपर्णा सभी को बाहर बुलाया। सभी एक साथ प्रश्नों की बौछार करने लगे। क्या हुआ आसवी? इतना रोई क्यों हो? बताओ बेटा। पर आसवी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। वह गोपाल जी के गले लगकर रोने लगती है। पापा, आज मेरी वजह से किसी के पापा छिन गए। सब मेरी वजह से हुआ है। किसी तरह अपर्णा उसे शांत कराकर अंदर ले जाती है। इस लोक से बाकी घर वाले पूछते हैं। इससे पहले कि इस लोग कुछ बोलता, बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से अनिल, श्रेया, युगांत, प्रतिष्ठा और सभी बाहर निकलते हैं और अंदर आकर जल्दी से धीरज को टीवी ऑन करने को कहते हैं। ब्रेकिंग न्यूज था। इंस्पेक्टर आसवी की देखरेख में भी हवालात का ताला तोड़कर शख्स को ले जाया गया। आरोपियों ने पुलिस के सामने पुलिस स्टेशन में लाश फेंका। पुलिस वालों की लापरवाही से यहाँ के
नामी वकील घनश्याम तिवारी की मौत। कौन है इन सब का जिम्मेदार? क्या इंस्पेक्टर आसबी इन सब की जिम्मेदारी देती है? जिस दिन ताला तोड़कर घनश्याम को किडनैप किया गया था, उसी दिन कैफे में इंस्पेक्टर आसबी के ऊपर जानलेवा हमला। उनके दोस्त ने बचाई उनकी जान। एक साइड में कैफे का वीडियो दिखाया जा रहा था। सब आंखें फाड़कर देखे जा रहे थे। आज के टीवी के हर न्यूज़ चैनल पर यही न्यूज़ छपा था। वकीलों ने हंगामा कर दिया। हर तरफ हड़ताल हो रही है। आखिर कब पुलिस अपनी जिम्मेदारी समझेगी? जब हवालात से पुलिस के पहरेदारी में किडनैपिंग हुई तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? लोगों ने तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं ये सब इंस्पेक्टर आसबी की आरोपियों से मिली भगत थी। उन्होंने जानबूझकर खुद पर हमला करवाया था कि सारी पुलिस वहां आ जाए और आरोपी आसानी से घनश्याम को उठाकर ले जाए। धीरज ने तुरंत टीवी ऑफ कर दिया। सब लोग इस लोग की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगे। गोपाल जी ने पूछा कि बेटा, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि आसबी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ? अंकल, हम आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहते थे। इस लोग ने नजरें नीची करते हुए सफाई दी। तभी आसबी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है। आसबी बेटा, कहाँ जा रही हो? गोपाल जी पूछते हैं। अब चाहे जो हो जाए, मैं उस दिलदार सिंह को पकड़ लूंगी। नहीं गुड़िया, तू अभी यहाँ से नहीं जा सकती। जनता भड़की हुई है। हर तरफ दंगे फसाद हो रहे हैं और तेरी जान को खतरा है। तू यहाँ से नहीं जा सकती। नहीं भैया, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरी वजह से एक निर्दोष की जान गई है। मैं उसे इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी, भले ही इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। प्रतिष्ठा भी आसबी को रोकने का प्रयास करती है, पर आसबी कहती है कि दी, आपको याद है एक बार मैंने चंचला परी के बारे में बताया था, उन्हीं के पापा थे। प्लीज दी, मुझे मत रोको, जाने दो। प्रतिष्ठा आसबी से कहती है, जा मेरी गुड़िया, मैं अब तुझे नहीं रोकूंगी। तू अपना काम कर, हम सब तेरे साथ हैं। सभी बुझे मन से जाने की परमिशन दे देते हैं। इस लोग भी आसबी के साथ जाता है। आसबी उससे कहती है, नहीं श्लोक, अभी ये लड़ाई सिर्फ मेरी है। पर श्लोक कहता है कि हम दोस्त हैं, मैं तुम्हारी इस लड़ाई में तुम्हारा साथ दूंगा। आसबी उसका हाथ पकड़कर चल देती है। वह इंस्पेक्टर मंजीत को कॉल करती है कि तुरंत जीप लेकर दिलदार सिंह के घर आओ। लेकिन मंजीत कहता है कि मैम, आपको नहीं आना चाहिए था, आपकी जान को खतरा हो सकता है। आप बताइए आप कहाँ हैं, मैं आ रहा हूँ। कुछ ही देर में मंजीत पुलिस फोर्स के साथ आसबी की सुरक्षा के लिए आ जाता है। मैम, एसीपी सर आए हुए हैं, बहुत गुस्से में हैं। हमें जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। हमने दिलदार सिंह के 2 आदमियों को पकड़ा है जिन्होंने लाश को पुलिस स्टेशन के पास फेंका था। बहुत अच्छा किया मंजीत, तुमने। एसीपी सर कहाँ हैं? मैम, थाने में ही हैं। थाने को चारों तरफ से पुलिस फोर्स से घिरा दिया गया है क्योंकि कुछ जनता की टोली वहां पर भी है। ये सब उस दिलदार सिंह का किया धरा है। उन दोनों को 3rd डिग्री दिया गया, तब जाकर उन्होंने सच कबूला। मंजीत की बात खत्म नहीं हुई थी कि एक पत्थर जीप के कांच को भेदता हुआ अंदर आया। इस लोग तुरंत आसबी को पकड़कर नीचे झुक जाता है। आसबी उन सभी को समझाने के बारे में सोचती है, पर इंस्पेक्टर मंजीत और श्लोक उसे रोकते हैं। वह फिर भी नहीं मानती है, अतः श्लोक उसके आगे, मंजीत व पीछे पीछे सुरक्षा के लिए रहते हैं। आसबी उन्हें समझाने का प्रयत्न करती है और कहती है कि कल मुजरिम कोर्ट में होगा। आप सभी बस मेरा एक बार विश्वास करिए। सभी थोड़ा शांत होते हैं। तभी न जाने कहां से एक पत्थर आकर आसबी के सर पर लग जाता है। फिर पुलिस वालों को जबरदस्ती लाठीचार्ज करना पड़ता है, लेकिन आसबी उन्हें लाठीचार्ज करने से रोकती है क्योंकि वह जानती है ये पत्थर वकीलों व जनता ने नहीं बल्कि दिलदार सिंह के आदमियों ने फेंका है। खैर, किसी तरह वहां का मामला शांत करने के बाद गुस्से में धधकती हुई आसबी दिलदार सिंह के वहां पहुंचती है। दिलदार सिंह मुस्कुराते हुए बोले, बहुत दुख हुआ जानकर। अभी अभी मैंने भी न्यूज़ देखी। अरे मैडम, आपको तो बहुत चोट लगी है। ये सम्राट फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ। कहता हुआ मुस्कुराता हुआ दिलदार सिंह आसबी के पास आया और बोला, अब समझ आया मुझसे दुश्मनी करने का नतीजा। फिर सम्राट की तरफ मुस्कुराकर देखकर, देख नहीं रहा है मैडम को कितनी चोट लगा है, कितना खून बह रहा है। आसबी गुस्से में दिलदार सिंह को एक थप्पड़ मारती है। सम्राट गुस्से में भभकता हुआ आसबी के पास पहुंचता है। उसके पहले ही मंजीत उसे बंदूक के नोक पर रोक लेता है। आसबी दिलदार सिंह को
हथकड़ी पहनाकर तुरंत जेल में ले आती है। सारी जनता शांत हो जाती है। सत्यम अमेरिका गया होता है। किसी काम के सिलसिले में उसे इन सब की जानकारी नहीं रहती है। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है। और फिर जिस न्यूज़ चैनल पर पुलिस की लापरवाही शब्द बोलकर दिखाया जा रहा था, अब उसी न्यूज़ चैनल पर इंस्पेक्टर आसबी की बहादुरी के गुणगान किए जा रहे थे। आसबी एसीपी से मिलने गई। वेल डन आसबी, तुमने बहुत अच्छा किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। एसीपी सूरज आसबी से हाथ मिलाते हुए बोले, थैंक्स सर। आसबी एसीपी सर से मिलने के बाद उन दोनों गुंडों से मिलने जाती है और फिर उनकी सुरक्षा का इंतजाम करके श्लोक के साथ बाहर चली जाती है। श्लोक, मैं एक बार चंचला से मिलना चाहती हूँ। श्लोक आसबी को लेकर चंचला से मिलने जाता है। वहाँ चंचला को आसबी समझाती है। उसके बाद बाहर श्लोक के साथ पार्क में जाती है। श्लोक को देखकर आसबी बहुत खुश होती है। श्लोक को आसबी गले लगा लेती है। श्लोक भी आसबी को गले लगा लेता है। आसबी श्लोक का हाथ पकड़कर कहती है कि श्लोक, तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाती। तुम वाकई एक बहुत अच्छे इंसान हो। कहकर आसबी उसके गाल पर किस कर लेती है और कहती है कि वह लड़की बहुत भाग्यशाली होगी जिसे तुम मिलोगे। तो श्लोक कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वह भाग्यशाली लड़की तुम रहो। आसबी ये सुनकर असहज हो जाती है और दूसरी तरफ मुड़ जाती है और आंखें बंद करती है। उसे याद आता है पहाड़ी से गिरना, हाथ छूटना, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ आसबी, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। श्लोक ने उसके आंसुओं को देखकर झूठ बोल दिया। नहीं श्लोक, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं तुमसे क्या किसी से नहीं प्यार करना चाहती। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग। श्लोक, सॉरी जो मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा। अच्छा आसबी, क्या एक दोस्त होने के नाते मैं जान सकता हूँ कि क्यों तुम प्यार से भाग रही हो। आसबी उसे दुखी मन से बताती है कि वह क्यों प्यार से भाग रही है। आसबी उसे बताती है कि एक बार हम लोग ट्रेनिंग पर गए हुए थे। हमारे साथ कई लोग थे। विपुल और सौम्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम सब लोग बहुत मस्ती करते थे, साथ में ट्रेनिंग भी करते थे। हम लोग वहाँ 1 महीने थे। इन 1 महीनों में विपुल व सौम्या एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। 1 महीने पूरे होने के बाद हम लोग खुशी से वापस आ रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल दिया। लौटते वक्त विपुल पहाड़ पर फिसल पड़ा। हम लोगों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। सौम्या ने उसे अपना हाथ दिया हुआ। विपुल सौम्या का हाथ पकड़े हुए उसकी आंखों में देख रहा था, लेकिन विपुल का हाथ फिसल गया और बहुत कोशिश के बावजूद हम उसे नहीं बचा सके। विपुल को यूं मरता देखकर सौम्या भी पहाड़ी से कूद गई। हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने दोनों को मरते देखा। हम लोग कुछ नहीं कर पाए। जब विपुल पहाड़ी से फिसल रहा था तो हमने सौम्या की आंखों में वह तड़प देखी। सौम्या मुझसे अधिकतर विपुल के बारे में बातें करती थी। वह विपुल को लेकर बहुत सारे ख्वाब सजोली थी। हमारी आंखों के सामने सब बर्बाद हो गया और तब से डर लगता है कि अगर मैंने प्यार किया और मेरा प्यार मुझसे दूर चला गया तो सोचकर ही रूह कांप जाती है। मैं ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बस इसलिए मैं प्यार करने से डरती हूँ। पूरी बात सुनने के बाद श्लोक, ओह सॉरी, आओ बैठते हैं कुछ देर यहाँ पर। श्लोक व आसबी बैठ जाते हैं। श्लोक कहता है, आसबी ये जो दुनिया है ना बहुत प्यारी है। हमारी ज़िंदगी बहुत लंबी है। इसमें प्यार सुख दुख सब कुछ है। किसी के चले जाने से ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। अगर ऐसा होता तो आज पूरी दुनिया वीरान होती, क्योंकि हर कोई किसी न किसी से प्यार करता है। सौम्या विपुल प्यार की एक मिसाल हैं। खैर जाने दो ये सब। मुझे ये विश्वास है कि ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी से तुम्हें प्यार ज़रूर होगा। जब तुमको समझ में आएगा कि ज़िंदगी कितनी हसीन है, जिसमें प्यार के अलावा कुछ नहीं मायने रखता है। प्यार तो तुमसे ही हुआ है। अचानक आसबी के मुंह से निकल गया। श्लोक, क्या? फिर से कहो, मुझसे प्यार हुआ है? आसबी इधर उधर देखते हुए, अरे बुद्धू, मेरा मतलब तुमसे, शौर्य से, तुम्हारी दोस्ती से। परिवार में सबसे प्यारी तो है, पर आसबी सबसे अलग। कोई ऐसा इंसान हो जो बिना कुछ तुम्हारे कहे तुम्हारे होठों से निकलने वाले एक एक शब्द को जान सके। ये सब तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अब मुझे प्यार की डेफिनेशन मत दो मिस्टर श्लोक। अब घर चलते हैं, कल कोर्ट भी जाना है। दिलदार सिंह को उसके किए की सजा तो मैं दिलवा कर रहूंगी। सब अच्छा होगा, आप बस खुश रहो। श्लोक बोलता है।
अगले दिन कोर्ट में दिलदार सिंह को ले जाया जाता है। कोर्ट में काफ़ी भीड़ रहती है। आस भी खुश थी कि आज दिलदार सिंह को उसके किए की सज़ा मिलेगी। सब कोर्ट का फैसला जानने के लिए उत्सुक थे। सुनीता व चंचला भी आई हुई थीं, परंतु दोनों गवाहों ने अपने बयान बदल दिए। ये सुनकर आस भी शौक रह गई। इंस्पेक्टर मंजीत उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, जिसमें दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया था। पर दिलदार सिंह के वकील ने ये बताया कि पुलिस ने 3rd डिग्री टॉर्चर करके ज़बरदस्ती ये बयान लिया है। अंत में दिलदार सिंह को बाइज्जत बरी कर आसबी व उसकी पूरी टीम को वार्निंग दिया जाता है और कहा जाता है, अगली बार बिना पुख्ता सबूत के किसी भी इज्जतदार आदमी को अरेस्ट ना करें, नहीं तो सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा। एक बार फिर आसबी हार जाती है, लेकिन श्लोक उसे दिल से हारने नहीं देता है। वह लगातार उसकी हिम्मत बांधता रहता है। दिलदार सिंह का बेटा सत्यम भी आ चुका होता है। दिलदार सिंह ने अपनी रिहाई की खुशी में अपने बंगले पर एक पार्टी आयोजित की थी। आसबी भी सज धज कर पार्टी में जाती है। उसके साथ साथ श्लोक भी जाता है। आइए आइए मैडम, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हमें तो लगा आप आएंगे ही नहीं। दिलदार सिंह बाकी सभी गेस्ट को छोड़ते हुए आसबी के पास आकर बोला। सत्यम की नज़र आसबी पर ही टिकी थी। वह अपनी गंदी निगाहों से आसबी को ऊपर से नीचे देख रहा था। क्या माल है माशा अल्लाह, दिल तो कर रहा है कि यहीं पर हाय। दिलदार सिंह आसबी की तरफ हाथ बढ़ाता है और आसबी उसके हाथ में हथकड़ी पहनाकर कहती है, तुझे क्या लगा कि हम तेरे इनवाइट करने पर यहाँ आए हैं? हम तो तुम्हें जेल में इनवाइट करने के लिए लेकर जा रहे हैं। सम्राट तुरंत भागता हुआ आता है। हर बार हार के समझ में नहीं आ रहा। छोड़ो मेरे डैड को जब कोई सबूत हो। मिस्टर सम्राट सिंह, इस बार ऐसा सबूत है कि ऊपर की अदालत भी इसे नहीं छोड़ सकती, आसबी ने गुस्से में कहा और दिलदार सिंह को घसीटते हुए जेल ले गई। वहाँ सभी लोग बस आसबी को देखे जा रहे थे। इस बार भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती आप मैडम, दिलदार सिंह जीप में बैठते हुए बोला। चाहे जहाँ ले चलो, हम आधे घंटे में अपने घर पहुँच जाएंगे। आधे घंटे में तो क्या, तू अपने घर अब कभी नहीं आएगा। दिलदार सिंह आसबी दिलदार सिंह को जेल ले जाती है। इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड को ले जाने की? लगता है इसकी पुलिसगिरी उतारनी पड़ेगी। सम्राट गुस्से में इधर से उधर घूमते हुए अपने वकील से बोला, देख क्या रहे हो, थाने चलो जमानत करवाने। सत्यम की तरफ मुड़ा तो वह मुस्कुरा रहा था। सत्यम, तू मुस्कुरा रहा? तेरी हर चीज मेरी समझ के बाहर है। सम्राट गुस्से में बाहर चला जाता है। जी तोड़ कोशिश कर लेता है, लेकिन फिर भी आसबी उसे सबूत के बारे में नहीं बताती और वह खुद पता नहीं कर पाता कि किस सबूत के दम पर आसबी डैड को ले गई है। क्या दिलबाग लड़की है, गजब, दिल खुश हो गया। सब जानते हैं कि हर इल्लीगल धंधे में दिलदार सिंह यानी कि मेरे डैड का हाथ रहता है, पर किसी की जुबान में हिम्मत नहीं होती थी उसका नाम भी ले। पर इंस्पेक्टर आसबी उन्हें घसीटते हुए ले गई। बाओ सुपर। सत्यम अपने दोस्तों को आसबी के बारे में बता रहा था और उसके दोस्त हंस रहे थे। अगले दिन कोर्ट शुरू होने में टाइम था। सत्यम श्रेया के साथ कैफे में बैठा हुआ था। आसबी सत्यम को अरेस्ट करने जाती है। वह दूर से ही सत्यम को श्रेया के साथ देखती है। वह बाकी सभी को वहीं रोककर अकेले जाती है। श्रेया, आसबी तुम यहाँ? ये सत्य। आसबी, श्रेया तुम जाओ, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। श्रेया, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जो भी बात करनी है मेरे सामने करो। सत्यम भोलेपन से, आसबी जी, मैं श्रेया से बहुत प्यार करता हूँ। आपको जो भी बात करनी हो आप मेरे सामने करिए। तो ठीक है, कहकर गुस्से में आसबी सत्यम को तुरंत हथकड़ी पहना देती है। ये क्या कर रही हो तुम आसबी? छोड़ो सत्यम जी को। श्रेया सत्यम का हाथ पकड़ते हुए बोली। आसबी, श्रेया तुम दूर रहो, तुम्हें नहीं पता ये लड़का कितना है। रेपिस्ट है ये, रेपिस्ट। ये सुनते ही श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। वह सत्यम का कॉलर पकड़ते हुए बोली, तुमने मेरे साथ चीट किया है सत्यम। बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ट्रस्ट मी। तुम्हें पता है इनकी दुश्मनी मेरे डैड से है, जिसका बदला ये मुझसे ले रही हैं। देख लेना, मैं कोर्ट में बेगुनाह साबित हो जाऊंगा। बस तुम अकेले मेरा भरोसा करो। आसबी गुस्से में, बंद करो श्रेया के दिल के साथ खेलना। ज़्यादा एक्टिंग का शौक हो तो बताओ, यहीं उतारूं तेरी एक्टिंग। तुम इस तरह से बात नहीं कर सकती हो श्रेया, आसबी से बोली। ये याद रखना कि आसबी, अगर सत्यम जी कोर्ट में बेगुनाह साबित हो गए
तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। आसवी श्रेया से बहस करना उचित नहीं समझती है और कोर्ट का टाइम होने लगा था। वह सत्यम को ले जाती है। श्रेया भी पीछे पीछे अपनी स्कूटी से जाती है। जब सम्राट को ये पता चल जाता है कि सत्यम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वह आसबी की जान के पीछे पड़ जाता है। आसबी मंजीत से सत्यम को कोर्ट में ले जाने को कहती है और उस गवाह को ले जाने के लिए उसके घर आती है। तुम ठीक तो हो ना रेनू? आसबी अंदर आते ही बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। एक लड़की बाहर निकलती है। ये वही लड़की थी जिसने सत्यम को बर्बाद करने का सोचा था और यही आसबी का पीछा कर रही थी। आसबी, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे सब कुछ बिल्कुल सही समय पर आकर बताया, नहीं तो दिलदार सिंह व उसका कुत्ता सत्यम अभी तक आज़ाद घूमते रहते। लेकिन अब उनकी आज़ादी खत्म। रेनू, हाँ मैं आपको बहुत पहले सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन बता नहीं पाई। उस सत्यम ने मेरी बहन का रेप किया। मैंने, मेरा पूरा परिवार बदनामी के कारण चुप रहा, लेकिन जब उस दिलदार सिंह ने हमारी ज़मीन हथिया ली तो पापा कुछ नहीं कर पाए और उनको हार्ट अटैक आ गया। मैं पढ़ाई के लिए यूएस गई हुई थी। जब यहाँ पर आई तो ये सब, मेरी बहन भी नदी में कूद गई। मैंने हर जगह इंसाफ मांगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरा पूरा परिवार, कहकर रेनू रोने लगी। मैंने सत्यम को अपना मोहरा बनाया क्योंकि मैं जानती थी कि लड़कियां उसकी कमजोरी हैं। अपनी इज्जत बेचकर ही सही, लेकिन मैंने इतने सबूत जुटाए हैं कि अब उसको फांसी की सजा से कोई नहीं बचा सकता। आसवी, हाँ अब टाइम आ गया है कि उन सबको उनके किए की सजा मिले। रेनू, हाँ उस सत्यम ने बहुत लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। कोई श्रेया नाम की लड़की है इस बार। आसबी, हाँ मेरी दी की ननद है। इसी बात का अफसोस है उसकी आंख पर सत्यम ने अपने प्यार की इस तरह से पट्टी बांधी है कि वह मेरी कुछ बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वह दिलदार सिंह और उसका बेटा इतने मक्कार हैं कि घनश्याम जी को उन्होंने मरवाया। उस दिन मैं सत्यम के साथ ही थी जब वह वकील डरते डरते दिलदार सिंह के घर पर आए थे। दिलदार सिंह ने स्कूल से उनकी बेटी को किडनैप करवा लिया था और ज़बरदस्ती ट्रक की ब्रेक फेल करवाई ताकि उसके ऊपर इल्ज़ाम ना आए और इसी बहाने उसका दुश्मन यदभूषण भी उसके रास्ते से हट जाए। और जब आपने घनश्याम जी को पूछताछ के लिए बुलाया तो वह हार गया कि अगर उसे सब कुछ बोल दिया, तो इसलिए उस दिन सत्यम ने ही दिलदार सिंह को लॉकअप से निकलवाया और उसी ने उनकी हत्या की। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। आसवी मैम, सत्यम आपको अपना अगला टारगेट बनाना चाहता है क्या? आसवी ने चौंकते हुए पूछा तो रेनू ने उसे उस दिन की पूरी स्टोरी बताई। ठीक है मंजीत, हम आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। इंस्पेक्टर मंजीत का फ़ोन आने के बाद आसवी ने उसे रिसीव करके बोला और फिर रेनू को लेकर कोर्ट पहुंच गई। इस लोग कोर्ट में श्रेया को देखकर पूछता है तो वह कहती है कि भाई आसवी ने बुलाया है। आसबी को मजबूरन हाँ करना पड़ता है। सत्यम रेनू को देखकर गुस्से से दांत पीसता है, लेकिन फिर श्रेया को देखकर अपने गुस्से को काबू में करता है। रेनू के बयान व सबूतों के आधार पर दिलदार सिंह को दोषी पाया जाता है और उसे 10 साल की कैद की सजा होती है, जबकि सत्यम को किसी भी तरीके से उसका वकील छुड़ा लेता है तथा वह बेगुनाह साबित हो जाता है। और ये साबित हो जाता है कि जिस दिन रेनू की फैमिली के साथ ये सब कुछ हुआ था, सत्यम यूएस में था और जब वह घनश्याम जी की मौत हुई तब भी सत्यम यूएस में था। सत्यम को बाइज्जत बरी करके कोर्ट डिसमिस कर दिया जाता है। इस लोक आसबी से कहता है कोई बात नहीं, किसी ना किसी दिन इस सत्यम को भी सजा होगी। रेनू गवाही देकर तुरंत एयरपोर्ट चली जाती है यूएस के लिए, क्योंकि उसकी जान को यहाँ खतरा था। जब इस लोक आसबी के पास से चला जाता है तो श्रेया आसबी के पास जाती है और आसबी से कहती है कि तुमने मेरा प्यार मुझसे छीनने की कोशिश की, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी आसबी। सत्यम उसे शांत करता है और कहता है कोई बात नहीं, वह उनका फर्ज था। आसबी गुस्से में सत्यम को मारने आगे बढ़ती है, पर श्रेया खबरदार। आसबी, अगर तुमने सत्यम जी पर हाथ उठाया तो बहुत बुरा होगा। कैसी लड़की हो तुम? सत्यम जी की तरफ देखो, वह तुम्हारे पक्ष में बोल रहे हैं और एक तुम हो कि चलिए सत्यम जी यहाँ से। सत्यम श्रेया के साथ चला जाता है और जाते जाते पीछे मुड़कर आसबी को आंख मारकर जाता है। आसबी को परेशान देखकर इस लोग कहता है कि कोई बात नहीं, आज भले हमारी आधी जीत हुई है, लेकिन दिलदार सिंह के दम पर
उसके बच्चे उड़ते थे। अब वह जेल में है। कम से कम जब तक दिलदार सिंह जेल में रहेगा, ये सब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो घर चलते हैं। पूरे घर में आसबी का जोरों शोरों से स्वागत किया जाता है। एक पार्टी रखी जाती है जिसमें चंचला व सुनीता जी भी आते हैं। इसी तरह इन 2 महीनों में इस लोग को पूरी तरह यकीन हो गया था कि आसबी भी उससे प्यार करती है, लेकिन कह नहीं रही। आज सुबह से ही सब लोग हॉस्पिटल में थे। अपर्णा को डिलीवरी होने वाली थी। कुछ ही देर में डॉक्टर कहते हैं, मुबारक हो, बेटी हुई है। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। धीरज को बधाई देते हैं और सबसे ज़्यादा खुशी आसवी को हुई। और खुशी खुशी में वह सबको छोड़कर सबसे पहले इस लोग को ही मिठाई खिलाने लगी। सभी उसे घूरने लगे, फिर अचानक से हंसने लगे। आसवी वहां से भाग गई। इस लोग आसवी के पास आया। क्या बात है आसवी मैडम, इतनी खुशी? आसवी, सबसे ज़्यादा खुशी ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ मिल गया हो। मेरे घर में बेबी आ गया है। अब मैं सारा दिन उसके साथ रहूंगी। और मैडम, तुम्हारी ड्यूटी, इस लोग बोला। अरे अब तो थोड़ा बहुत आराम है हमें। दिलदार सिंह के केस के बाद से इंस्पेक्टर से एसीपी हो गई हूँ। हाँ, ये बात तो है। इस लोग तुमसे कुछ कहना है? हाँ आसवी बोलो। और हाँ, ये पूछा ना करो, जो कहना हो कह दिया करो। मुझे तुम्हारे साथ बाइक पर लॉन्ग ड्राइव पर चलना है। क्या तुम चलोगे? चलिए जी, बंदा आपके लिए ही तो बना है। आसवी श्लोक के साथ में लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। श्लोक आसवी ने साथ मस्ती की। रात को श्लोक बस शौर्य अपने रूम पर थे। और भाई, आगे कुछ हुआ? श्लोक, लकी, मुझे लगता है कि आसवी भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन डरती है कि कहीं मैं दूर चला गया तो कैसे रहेगी। अपने इसी डर के कारण वह प्यार नहीं कर पा रही। पता नहीं क्या होगा मेरा। हाय रे इश्क, और कितना दूर करेगा मुझे मेरे प्यार से। श्लोक धीरे से शौर्य का हाथ पकड़कर सहलाने लगता है। अब बस भी करो, कितना दूर भागोगी? मेरी धड़कनों में सिर्फ तुम्हारा नाम है। मुझे सिर्फ तुम चाहिए यार। शौर्य हाथ छुड़ाते हुए, भाई पगला गए हो क्या? मैं आसवी नहीं हूँ, एक से बढ़कर एक मजनू यहाँ है। श्लोक मुस्कुरा देता है। सैल रूम में आती है। कल सुबह 4 बजे उठ जाना। क्यों, हम कहीं जा रहे हैं क्या? शौर्य ने पूछा। हाँ, गोपाल भाई साहब का फोन आया था। सभी लोग माता रानी के दर्शन के लिए कल जाएंगे। तुम सभी भी चलोगे? माँ, सब जा रहे हैं, सब लोग। सब शब्द पर जोर देते हुए श्लोक बोला। हाँ, सब जा रहे हैं। घर के पालतू कुत्ते बिल्ली भी चल रहे हैं, सैल ने कहा। तो शौर्य हंसने लगा। सैल, मैं जा रही हूँ, तुम दोनों सो जाओ। शौर्य, भाई आप सोचो, सब कुछ अच्छा चल रहा है। हमें लगता है कि ये देवी माँ की इच्छा है कि आप आसवी को कल उनके मंदिर में प्रपोज करें। मेरा दिल कहता है कि वो एक्सेप्ट कर लेगी। श्लोक, मैं भी यही सोच रहा था लकी। कल आसवी को अपने दिल की बात मुझसे करनी ही पड़ेगी। अगली सुबह सभी कार में तैयार होकर माता रानी के दर्शन के लिए जाते हैं। वह सभी लगभग सभी मंदिरों के दर्शन कर लेते हैं। सॉरी श्लोक भाई, क्या कर रहे हो आप? कब बोलोगे? आप जैसे डरपोक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। श्लोक शौर्य की बात सुनकर तुरंत आसवी के पास जाता है। अंकल, पापा, मम्मी, आप सभी लोग जब तक भाभी की बेटी के लिए पूजा करिए। हम लोग बस कुछ ही देर में आते हैं। आसवी, चलो, कुछ काम है। आसवी श्लोक के साथ चल देती है। श्लोक आसवी को एक मंदिर में ले जाता है और कहता है कि आसवी, मुझे ये पता चल गया है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। आसवी श्लोक से नजरें चुराने लगती है और कहती है, श्लोक, तुम फिर से। आसवी, जो सच है वही कह रहा हूँ। अगर मुझसे प्यार नहीं करती तो ठीक है, मेरी आंखों में आंखें डालकर ये कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। भगवान के सामने कसम खाओ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। मुझे ना कुछ कहना है ना कुछ करना है। नीचे चलो, सब वेट कर रहे हैं। आस भी नीचे जाने लगती है। श्लोक उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों एक दूसरे के इतना करीब थे कि एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे थे। श्लोक, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ दूंगा, बस एक बार मेरी आंखों में देखो और कहो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। बस मैं इसी मंदिर में कसम खा लूँगा और कभी फिर तुम्हें अपना चेहरा तक नहीं दिखाऊंगा। बस एक बार कह दो। श्लोक, मुझे कुछ नहीं कहना। ये पागलपंती छोड़ो और नीचे चलो। आस भी तुरंत वहाँ से चली जाती है। श्लोक, आस भी, मेरी बात सुनो। तुम्हारे इस तरह चले जाने से क्या मैं हाँ समझूं?
आस भी सुनो ना। इस लोग भी पीछे पीछे आता है और उसके आगे जाकर खड़ा हो जाता है। जब तक तुम मेरा जवाब नहीं दोगी तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। तभी पुजारी आता है और इस लोग से कहता है कि बेटा यहाँ से थोड़ा दूर हो जाओ। ये जो पत्थर देख रहे हो ना, ये जो बहुत सारे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा भी हिलने पर ये सभी नीचे गिर जाएंगे, तो इसके आसपास ना रहो। पहले यही रास्ता था मंदिर में जाने का, लेकिन असुरक्षा की वजह से इसे चारों तरफ से घेर दिया गया है। तो क्या पंडित जी अब यहाँ से कोई मंदिर में नहीं जाता? इस लोग पूछता है, नहीं बेटा। अच्छा मैं चलता हूँ, यहाँ मत खड़े हो। पंडित के चले जाने के बाद इस लोग, ठीक है आसवी, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। तुम डर रही हो कि अगर तुम मुझसे प्यार करने लगोगी और मैं तुमसे दूर हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। ठीक है आसवी, मैं इसी रास्ते से मंदिर में जाकर अपने प्यार को प्रूव करूंगा। और वैसे भी तुमको हमसे प्यार नहीं है तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। तुम सोचती हो कि प्यार होने के बाद मैं तुमसे दूर हो गया तो तुम जी नहीं पाओगी। और ये सोचो, तुम मेरी आंखों के सामने हो फिर भी मैं तुमसे दूर हूँ, मैं कैसे जी रहा हूँ। तो ठीक है, आज से मैं हमेशा के लिए तुम्हारी आंखों के सामने से दूर हो जाऊंगा। इस लोग, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ तुम्हारे प्यार में। और अगर तुमको मुझसे प्यार नहीं तो मुझे जीने का कोई शौक नहीं। इस लोग पत्थर के रास्ते वाले बाउंड्री को क्रॉस करके अंदर चला जाता है। आस भी उसका हाथ पकड़कर रोकने लगती है, लेकिन इस लोग झटक देता है और अंदर के रास्ते से ऊपर चढ़ने लगता है। आस भी, आज तुमको मेरा प्यार समझ आएगा, और अगर नहीं आया तो मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। इस लोग आगे बढ़ता जा रहा था और पीछे पीछे आसवी को देखे जा रहा था। अचानक से वह एक पत्थर से लड़खड़ा जाता है और उस पत्थर से जितने भी जुड़े रहते हैं सभी नीचे गिरने लगते हैं। आसवी भी तुरंत अंदर जाकर इस लोग को पकड़ने जाने लगती है और कहती है, प्लीज रुक जाओ, आगे मत जाओ, एक बार मेरी बात तो सुनो। इस लोग, नहीं आसवी, अब मुझे आई लव यू के अलावा कुछ नहीं सुनना। आसवी, इस लोग, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। इस लोग, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी आंखों में मैंने खुद के लिए प्यार देखा है। बस मरने से पहले एक बार कहना चाहूँगा कि तुम हमेशा खुश रहो मेरे बिना भी। आई लव यू आसवी। तभी एक बड़ा सा पत्थर ऊपर से गिरते हुए आने लगता है। आसवी तुरंत जल्दी से जाकर इस लोग को वहाँ से हटा देती है। अब तक कई लोग जमा हो जाते हैं और इस लोग व आसवी बहुत दूर थे सबकी नज़रों से। वहाँ के सुरक्षाकर्मी अंदर जाने लगे। इस लोग व आसवी तुरंत एक चट्टान के ऊपर जाकर गिरते हैं और दोनों का सर चट्टान से लड़ जाता है। वह दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। किसी तरह सुरक्षाकर्मी उन्हें वहां से निकाल कर ले आते हैं और उनका उपचार किया जाता है। सभी परेशान रहते हैं। आसवी को होश आता है। गोपाल जी उसे डांटते हैं कि वहाँ क्या करने गई थी। आसवी कह देती है कि बस शर्त लगी थी, सॉरी पापा, अब नहीं जाऊंगी। इस लोग कैसा है, उसे होश तो आया? नहीं, अभी होश नहीं आया है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ पापा, कहकर आसवी जहाँ इस लोग का इलाज चल रहा था वहाँ जाती है। सभी लोग बाहर ही थे। अंदर डॉक्टर इस लोग की चोट पर मरहम पट्टी कर रहे थे, पर वह बेहोशी था। कुछ देर में इस लोग को होश आ जाता है। सभी उससे मिलते हैं। वह डांटने के बाद आराम करने को कहकर चले जाते हैं। कुछ देर में आसवी अंदर जाती है। इस लोग आंखें बंद किए रहता है। उसे लगता है कि इस लोग को अभी होश नहीं आया है, क्योंकि जिस टाइम उसे होश आता है उस टाइम वह मंदिर में इस लोग की सलामती की दुआ करने चली गई थी। आसवी इस लोग के पास आती है। इस लोग जानबूझकर आंखें बंद किए लेटा रहता है। इस लोग की ऐसी हालत देखकर आसवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह इस लोग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि इस लोग, तुम्हें क्या पता मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। इस लोग, प्लीज़ तुम जल्दी ठीक हो जाओ, तब मैं तुम्हें अपने दिल की बात कह दूंगी। अच्छा मैं ठीक हो गया, कहकर जल्दी से इस लोग उठकर बैठ गया। आसवी चौंक गई और बोली, नौटंकी कर रहे थे, इसका मतलब तुमने मेरी पूरी बात सुनी? सुनी और भी सुनना चाहता हूँ। तुम बहुत बेकार हो, तुम्हारी ऐसी हालत देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। उसकी कोई फिक्र नहीं है क्यों? तुम बहुत बेकार हो, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, कहकर आसवी जाने लगी तो इस लोक ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा,
जाते जाते बस ये बता दो कि मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊं कि नहीं, मुझसे प्यार करती हो कि नहीं। आसवी मुस्कुराकर बोलती है हाँ। अरे वाह, कहकर श्लोक जल्दी से बिस्तर से उठा और आसवी को अपने गले लगा लिया। आई लव यू आसवी, आई लव यू टू श्लोक, कभी तुम मुझसे दूर मत होना। इतने दिनों बाद मुझे मेरा प्यार मिला है, अब एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं होने दूंगा, श्लोक बोला। भाई पापा कह रहे थे कि आप कहता हुआ सॉरी अंदर आ गया, तो आस भी श्लोक को गले लगे हुए देखा तो पीछे मुड़ गया। ओह सॉरी सॉरी, भाई पापा कह रहे थे कि अगर आप बेटर फील कर रहे हो तो घर चलें। श्लोक कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। आस भी बाहर निकल जाती है और जब श्लोक बाहर निकलने लगता है तो सौर्य कहता है भाई आपकी वॉच। श्लोक वॉच लेने के लिए पीछे मुड़ता है तो सौर्य तुरंत उसको गले लगा लेता है और रोने लगता है। अरे क्या हुआ तुझे लकी, भाई आपने ऐसा क्यों किया, अगर आपको कुछ हो जाता तो। मैं ठीक हूँ लकी, अब बच्चे की तरह रोना बंद कर, और तू रोते हुए अच्छा भी नहीं लगता है। भाई आप पहले प्रॉमिस करो कि आप आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगे। ठीक है बाबा, पक्का प्रॉमिस, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। लेकिन मुझे मेरा प्यार मिल गया। क्या आसवी ने आपके प्यार को एक्सेप्ट कर दिया, सौर्य ने अचरज से पूछा। हाँ लकी रियली, आज मैं बहुत खुश हूँ। श्लोक फिर से सौर्य को गले लगा लेता है। कुछ घंटों के लंबे सफ़र के बाद सभी घर आ जाते हैं। दोनों के दिल एक दूसरे से मिल चुके थे। श्लोक आसवी बस एक दूसरे को देख रहे थे। जहाँ श्लोक आसवी का प्यार पाकर खुश था, वहीं आसवी के अंदर बहुत सारे डर भरे हुए थे, लेकिन वह अपने सभी डर को श्लोक के ऊपर जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। सभी लोग अनिल जी के यहाँ पर ही आते हैं। सभी बैठकर कुछ देर आराम करते हैं। आस भी श्रेया के रूम में बैठी रहती है। तभी श्रेया उसके पास आती है और कहती है कि आस भी मुझे माफ़ कर दो, सच में सत्यम बहुत बेकार लड़का है, प्लीज़ आस भी मुझे माफ़ कर दो। आस भी श्रेया को गले लगा लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छी हो श्रेया। सभी लोग कुछ देर में चले जाते हैं, पर प्रतिष्ठा के रिक्वेस्ट करने पर आसबी वहीं पर रुक जाती है। शाम को टेरेस पर आसबी बैठे हुए चांद को निहार रही थी। शायद उससे पूछ रही थी कि मेरे कदम बढ़ाने पर फिर से कोई मुसीबत में ना पड़ जाए, पर ये प्यार मुझे कहाँ ले जाएगा। क्या हुआ आसबी, किस सोच में हो। सौर्य अंदर आकर बगल में खड़े होते हुए बोला। कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि क्यों सभी को अपना प्यार नहीं मिल पाता। काश सभी को अपना प्यार मिल पाता तो कितना अच्छा होता। मुझे ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं मिला, डर लगता है कि कहीं इस लोक का प्यार भी ना चला जाए। आसवी, अब तक तुमको बहुत से लोगों ने प्यार के बारे में बताया होगा कि प्यार ऐसा है वैसा है, या तुमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिसने प्यार में धोखा खाया होगा, किसी ने सुसाइड किया होगा, किसी ने बदला लिया होगा, तो और भी कई तरीकों से किसी ने कुछ ना कुछ किया होगा, और सबका तो नहीं बता सकता, लेकिन इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे श्लोक भैया हीरा हैं। पता है श्लोक भैया की खासियत यही है कि वह अपने बुरा करने वालों का भी कभी बुरा नहीं करते। आज तक बहुत लड़कियों ने उनको प्रपोज किया है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट किसी को मना नहीं किया, बल्कि उसको आराम से बैठकर प्यार से समझाते हैं, और बिगड़ैल लड़कियाँ भी आसानी से उनकी बात समझ जाती थी कि प्यार क्या होता है। और बताओ श्लोक के बारे में, आसबी बोली। जितना बताएं कम है। श्लोक भैया बस दो चीज़ों को लेकर काफ़ी सीरियस लेते हैं, या ये कहो कि दो चीज़ों के बीच में कोई भी आ जाए वह किसी की नहीं सुनते, पापा ही क्यों ना आ जाएं। पहला श्रेया, श्रेया को लेकर श्लोक भाई सीरियस, या कह सकती हैं कि पागल हैं। वही हाल श्रेया का भी है, दोनों एक दूसरे की जान हैं। श्रेया की खुशी के आगे फिर क्या गलत है और क्या सही है, भाई उसका भी ख्याल नहीं करते हैं। एक बार बचपन की बात है, श्रेया को स्कूल से हमारे मामा लेकर चले गए थे। ये बात हम सब में सबको पता थी, सिवाय श्लोक भाई के, और वह श्रेया को ढूंढते रहे हर जगह पर, उन्हें कहीं भी श्रेया नहीं मिली। हम सभी लोग भी छोटे थे, श्लोक भाई भी छोटे ही थे जब उन्हें पता चला कि श्रेया को मामा ले गए हैं, तो वह 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर मामा के यहाँ गए। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो मामा से लड़ाई भी कर ली। क्या, आसबी ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, और श्लोक भाई जब अमेरिका जा रहे थे तब श्रेया को भी ले जाने को बोले थे, लेकिन श्रेया के एग्जाम वगैरह की वजह से नहीं ले गए। और दूसरा, आसबी ने जिज्ञासा से पूछा। गुस्सा, श्लोक भाई को जल्दी से गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तब कोई नहीं संभाल पाता है।
खुद को वह भी नहीं संभाल पाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। इस लोग दरवाजे के पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था और मन में सोच रहा था कि आसबी मेरे लिए तुम क्या हो ये हमें भी नहीं पता, बस ये जान लो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। अगली सुबह आसबी इस लोग के पास जाती है। वह आराम से सो रहा था। आसबी जाकर उसके बालों को सहलाकर कुछ देर तक उसके चेहरे को देखती रहती है, फिर वापस आने लगती है तो श्लोक उसका हाथ पकड़ लेता है। आसबी पीछे मुड़कर देखती है। श्लोक कुछ देर तक मुझे यूं ही देखो, अच्छा लगता है। आसबी श्लोक के पास फिर बैठकर उसे देखने लगती है, फिर दोनों हंस देते हैं। क्या बात हो रही है लैला मजनू? सौर्य अंदर आते हुए बोला। कुछ नहीं, मैं बस कार्टून देख रही थी। आसबी मुस्कुराते हुए बोली। ये क्या, मैं तुमको कार्टून लग रहा हूँ? श्लोक उठते हुए बोला। क्यों, आप अपने आप को हीरो समझते हैं क्या? शौर्य भी आसवी का साथ देते हुए बोला। हाँ मैं कार्टून, तुम दोनों सबसे बड़े कार्टून, श्लोक ने कहा तो तीनों फिर हंसने लगते हैं। अच्छा भाई, आज मैं सारा दिन फ्री हूँ। आज मैंने मूवी की टिकट भी ले ली है, तो सारा दिन आज सिर्फ मस्ती करेंगे। ओके ठीक है, मैं जल्दी से नहाता हूँ, फिर सब लोग चलते हैं। सब लोग कौन? शौर्य पूछता है। सब लोग नहीं जा रहे, सिर्फ आप दोनों जा रहे हैं। ओके, तो फिर जो तुमने कहा कि आज मैं फ्री हूँ वह क्या था? आसबी ने पूछा। तो शौर्य ने कहा कि मैं फ्री हूँ मतलब, तो रोज कार्टून के साथ किसी न किसी काम से कहीं ना कहीं जाना पड़ता था। अब तो कार्टून की जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो मैं फ्री हूँ, और आज मैं पूरा दिन सोने वाला हूँ। आज आसबी व श्लोक पूरा दिन साथ में रहते हैं, और श्लोक आसबी को अपने सभी फ्रेंड से मिलवाता है जो श्लोक की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते थे। आसवी को आज श्लोक का साथ बहुत अच्छा लग रहा था, और धीरे धीरे समय गुजरते गुजरते आसवी व श्लोक का प्यार और भी गहरा होता जा रहा था। पर कहते हैं ना, जब प्यार गहरा होने लगे तो किसी ना किसी की नज़र लगी जाती है। आसवी व श्लोक की लाइफ में अभी बहुत बड़ा तूफान आना बाकी था, और वह तूफान आसवी की ज़िंदगी में उसी के बर्थडे के दिन आया। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।